Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in my YouTube channel PW इमू में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी है यूजी सेकंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है। तो उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर जाए और उसको भी देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर कि ये कैसे फॉर्म हुई, कंपोजिशन क्या थी और वर्किंग कहाँ से इसने स्टार्ट करी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं। तो लीजिए दोस्त, हमारी पहली स्लाइड आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मैं आपको कि इंडिया के पास कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। जो भी पॉलिसीज़ बनती थी या जो भी लॉज बनते थे वो ब्रिटिशर्स ही बनाते थे। तो एक बड़ी डिमांड हमेशा होती थी कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीजिए ताकि हम अपने लोगों की लॉज बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। तो पहले पॉइंट से हम समझते हैं थोड़ा बैकग्राउंड। बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स यूज्ड टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स लाज जो कुछ भी होते थे, लाज होते थे या पॉलिसीज़ होती थी, वो ब्रिटिशर्स ही बनाते थे। किन के लिए? हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was formed for Indians in order to form constitution as well as policies। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसको फॉर्म किया गया था, इसको बनाया गया था किसके लिए? ताकि इंडियंस जो है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक आइन बनाए, एज वेल एज पॉलिसीज़ फॉर इंडिया एंड वाज फॉर्मड बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए लोगों के लिए। और इसको जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बिफोर इंडिपेंडेंस बनाया गया था और बिफोर पार्टीशन बनाया गया था। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, हमारी तीसरी स्लाइड आ गई और एक्चुअली में हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब बनाया गया था, कब इस्टेब्लिश करा गया था? नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। और ये इसको किसने फॉर्मुलेट किया था? एक स्कीम आई थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान, और उसी ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करा। इम्पोर्टेंट मेंबर्स, जो इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे किसके? स्कीम के, किस स्कीम के? कैबिनेट मिशन प्लान के। वो थे स्टिफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंड्रा एंड पी लावेंस। ये जो तीन नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स के तो ये टच हो ही जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस स्कीम को क्यों इस्टेब्लिश करा गया था? ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और फिर जाकर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए, जो कि मैंने मेंशन करके रखा है चौथे पॉइंट में, इन ऑर्डर टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्कीम आई थी, उस स्कीम का क्या टास्क था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या टास्क था? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और आइन बनाना। It was decided that the Constituent Assembly should be formed in 2 parts। और ये डिसाइड किया गया था अर्ली, किसने डिसाइड किया था? स्कीम ने, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कैसे हम बनाएं। इसके 2 पार्ट्स होंगे, इसके मेंबर्स जो होंगे वो 2 पार्ट से आएंगे। वो कौन थे? दैट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। जो पार्टली इलेक्टेड जो थे, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ लोग राज करते थे तो उस टाइम ब्रिटिश जो इंडिया था वो डिवाइड करा गया था 2 हिस्सों में।
एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ये जो अंग्रेज़ थे वो डायरेक्टली रूल करते थे, उन्होंने ऑक्यूपाई करा हुआ था। और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट थे, जहाँ पर प्रिंसेस राज करते थे या बादशाह लोग राज करते थे। तो इलेक्शन कैसे होने वाले थे? पार्टली इलेक्टेड, जो इलेक्टेड लोग थे वो ब्रिटिश इंडिया से आने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होंगे और उसी के बाद जो मेंबर जीत के आएगा वो हिस्सा बनेगा, किसका बनेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और पार्टली नॉमिनेटेड लोग जो थे वो आएंगे प्रिंसली स्टेट से। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन करके रखा है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड पार्ट, जो कि ब्रिटिश इंडिया, इंडिया का जो पार्ट था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया, उसी पार्ट से इलेक्टेड रिप्रेजेंट इलेक्ट होकर आएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी चौथी स्लाइड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारी फोर्थ स्लाइड आ गई है, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, total strength of Constituent Assembly was 389, among which 296 were from British India and 93 were from princely states. जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389, और जिनमें से 296 को कहाँ से आना था? ब्रिटिश इंडिया के पार्ट से आना था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया से आना था, जिस पे अंग्रेज लोग राज कर रहे थे। 296 लोगों को वहाँ से आना था एंड 93 को कहाँ से आना था? प्रिंसली स्टेट्स का से आना था इन ऑर्डर टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। जो इलेक्शन होने वाले थे किन सीट्स के ऊपर? 296 सीट्स के ऊपर, जो कि अलॉटेड की गई थी ब्रिटिश इंडिया को, इंडियन प्रोविंस को। वेयर हेल्ड इन जुलाई अगस्त, वो हेल्ड करे गए जुलाई और अगस्त के महीने में। किस ईयर में? 1946 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC won 208 सीट्स। जो इस इलेक्शन में जो 208 सीट्स थी वो किसने जीती? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त की डोमिनेटिंग पार्टी थी, क्योंकि हर एंगल से इसने हमेशा फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करा, तो लोग इनको एक अच्छा सपोर्ट करते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 208 सीट्स जीतकर इस इलेक्शन में लीड बनाकर रखी। द मुस्लिम लीग 73 सीट्स, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती। एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। यहाँ पर 2 बार ग्रुप्स हुआ है, तो आप वहीं से मैनेज कर लेना। तो बाकी जो अदर पार्टीज थी या स्मॉल ग्रुप्स थे, उन्होंने 15 सीट्स के ऊपर जीत हासिल करी। हाउएवर दिस 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड। जो 93 सीट्स थी इनको फिलअप नहीं करा गया। तो क्यों नहीं करा गया? तो आइए समझते हैं। एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी कि हमें आपसे कोई वास्ता नहीं है भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनना, हम इंडिपेंडेंट ही सही है। तो आइए दोस्तों, हम अपनी फिफ्थ और लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों, हमारी लास्ट स्लाइड आ गई, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, नेमली सचित आनंद सिन्हा, वॉज सेलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेजिडेंट। और जो सीनियर मोस्ट थे असेंबली के मेंबरों में से, सीनियर मोस्ट मेंबर जो थे उनको सिलेक्ट करा गया एज ए प्रेसिडेंट। मगर ये जो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सचित आनंद सिन्हा साहब, ये टेम्परेरी बेस पे थे, क्योंकि परमानेंट के लिए तो इलेक्शन करने थे नहीं। तो फिलहाल ऑन टेम्परेरी बेस पे सचित आनंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया विदाउट एनी काइंड ऑफ इलेक्शन।
तो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 11th December 1946। और सेकंड मीटिंग कब हुई? 11th December 1946 में, इन विच इलेक्शन वॉज कंडक्टेड फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ असेंबली। और इलेक्शन कंडक्ट करे गए, इलेक्शन किए गए किसके लिए? प्रेजिडेंट के लिए। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज सिलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने जीता और ये प्रेसिडेंट बने किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के। तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सच्चिदानंद सिन्हा, एंड फर्स्ट elected president of constituent assembly was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 30 December 1946। जो थर्ड मीटिंग हुई वो 30 December 1946 को हुई, इन विच जवाहरलाल नेहरू केम विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लेकर आए जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट एक्ट्स एज गाइडिंग फोर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस रेजोल्यूशन ने एक गाइड का काम किया, किस में किया? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। एक गाइडिंग फोर्स का काम किया इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रा करने में। लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, सच एज अंडर, जो कि मैंने अंडर मेंशन करके रखे हैं। इंडिया इज सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक है। सॉवरेन से क्या मीनिंग निकलती है यहाँ पर? सॉवरेन हो गया एक्सटर्नल, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नली फ्री रहेगा इंडिया किसी देश के प्रभाव से या इन्फ्लुएंस से, एंड इंटरनली फ्रीडम होगी और रिपब्लिक होगा इंडिया। सेकंड पॉइंट है, इंडिया विल हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आइन होगा, लिखा हुआ आइन होगा। इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक यूनियन होगा स्टेट्स का, ETC, एंड दिस वॉज एक्सेप्टेड ऑन 22 Jan 1947। और इसको एक्सेप्ट करा गया, इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करा गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। कब? 22 Jan 1947 को। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो अपनी इस चैनल को सब प्यार दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम हर रोज़ आपके लिए कुछ नए वीडियोस लाए। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें, मैं अपना रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।